मैंने हमेशा सुना था, औरत अपने साथ हुए जुल्म का बदला जरूर लेती है। हम मर्द हमेशा औरत को कमजोर समझकर उस पर जुल्म करते हैं। मगर सच्चाई यह है कि अगर औरत के अंदर एक बार बदला लेने की लगन पैदा हो जाए तो वह बहुत मजबूत हो जाती है। दुनिया की सारी ताकत इसके आगे कमजोर पड़ जाती है। वह हम जैसे मजबूत समझने वाले मर्दों को भी एक चींटी की तरह मसल देता है। मैं भी ऐसे ही मर्दों में से था कि लड़कियों को कमजोर दिल समझता। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मैंने कमजोर लड़की को अपनी कैद में रखकर उसके साथ जुल्म किया था। उसकी इज्जत खराब की थी। इससे पहले मैं भी खुद को शरीफ और बड़े ही अच्छे कैरेक्टर का मर्द समझता था। मैं नहीं जानता था भगवान ने मर्द को भी आंखें नीचे रखना कहा है, औरतों को सम्मान देने के लिए कहा है, क्योंकि हर मर्द के अंदर भगवान ने औरत के लिए आकर्षण तो रखी है। मैं रिक्शा चलाता था और मेहनत की रोजी रोटी कमाता था। मैंने कभी रुपए पैसे में भी हेरा फेरी नहीं की थी। घर वालों ने ठीक ठाक उम्र में एक प्यारी और अच्छी सी लड़की से मेरी शादी भी कर दी थी। मेरी पत्नी आम सी घरेलू लड़की थी, बहुत ही प्यार से बात करने वाली, बहुत प्यारी सी लड़की। बहुत जल्दी ही मेरे घर वालों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। बहुत ही सलीकेदार थी। घर को उसने ऐसे संभाल रखा था कि जो भी उसके घरदारी को देखता दांतों तले उंगलियां दबा लेता था। मैं भी खुद को बड़ा खुशनसीब समझता था कि मुझे इतनी अच्छी पत्नी मिली है। पर मुझे अपनी पत्नी से मोहब्बत भी बहुत थी। नीता ऐसी ही थी, जो कोई भी उससे मिलता उसका दीवाना हो जाता था। भगवान ने मुझे एक प्यारी सी बेटी और एक प्यारा सा बेटा भी दिया था, और जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं रही थी। कुछ समय बाद एक एक करके मेरे माँ बाप भगवान को प्यार हो गए। उनके जाने का गम तो था, लेकिन ये भी सच्चाई होती है कि जो दुनिया में आता है उसे जाना ही होता है। और यही सोचकर हम इंसान अपने दिल को बहला लेते हैं। मैं भी अपनी जिंदगी में अपने बच्चों को लेकर आगे बढ़ गया था और अपना सारा ध्यान अपने पत्नी और बच्चों पर लगा लिया था। पाप की तरफ में कभी गया ही नहीं था। हालांकि मेरा काम ऐसा था, दिन भर हर तरह की औरतों और लड़कियों से सामना होता था, लेकिन मैं औरतों और लड़कियों की तरफ देखने से बचता था। मेरा अपना एक उसूल था, रिक्शे पर सवार होने वाली औरतों और लड़कियों को बहुत ही प्यार और जिम्मेदारी से उनकी मंजिल तक पहुंचाना था। उनसे बेकार की बातें नहीं करता था। मेरे जानने वाले लोग मुझ पर अंधा भरोसा करते थे। घर की औरतों को बाजार या रिश्तेदारों के यहाँ अकेला भेजना होता तो मुझे ही बुला लेते थे। मैं दिन के समय जवान लड़कियों को स्कूल कॉलेज पहुंचाने का काम भी करता था। रोज मेरी रिक्शे में आने जाने वाली लड़कियों को भी मुझ पर अंधा विश्वास था। वो भी मुंह पर मुझसे खुलकर बातें कर लेती थी, और मैं भी उन्हें कभी फालतू की नज़र उठाकर नहीं देखता था। कभी कभी तो कोई लड़की अकेली ही मेरे रिक्शे में होती और मैं उन्हें अकेली सुनसान गलियों में से भी ले जाता था। तब भी कभी भी मेरा दिल पाप की तरफ नहीं आया था, क्योंकि मैं उस समय बहुत ही मजबूत कैरेक्टर का मर्द था और गुनाह के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं बहुत ही इज्जत से जिंदगी गुजार रहा था। पत्नी और बच्चों को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। मगर शायद मुझे अच्छी जिंदगी रास नहीं आई और मैं एक बहुत ही बड़ा पाप कर बैठा और अपनी हंसती खेलती जिंदगी में तूफान ले आया। ये उन दिनों की बात थी जब मेरे बच्चों की स्कूल से छुट्टियां हुई थी। नीता बच्चों को लेकर कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई। उसके भाई की शादी भी करीब थी। वह कुछ दिन पहले जाकर वहां रहना चाहती थी। घर में मैं अकेला रह गया था। मेरी भाभियां भी थी और भाई भी थे, जो कि अपने अलग अलग घरों में शिफ्ट थे। हालांकि उन लोगों को मेरे खाने पीने की चिंता सताती थी, मगर मैंने विश्वास दिलाया कि मैं अकेला रह सकता हूँ। मैं जानता था शादी में बहुत खर्चा होने वाला है, इसलिए अकेला हुआ तो दिन रात सवारियां उठाने लगूंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा कर सकूं। एक बार शाम के समय घर जाने लगा। रोड पर एक लड़की खड़ी नजर आई। वो लड़की भी मुझे रोकने का इशारा कर रही थी। मैं रिक्शा उस लड़की के करीब ले गया। उस लड़की को देखकर मैंने रिक्शा रोक लिया था। रात के हल्के अंधेरे में उस लड़की का दूध जैसा रंग चमक रहा था। वो कम उम्र बहुत खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट फैली हुई थी। पता नहीं क्या बात थी कि मेरा दिल एकदम ही उसकी तरफ खींचता चला गया था। पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी लड़की को देखकर मैंने अपनी नज़रें हटाई थी, और आज से पहले मैंने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की देखी भी नहीं थी। उस लड़की का हुलिया और अंदाज बता रहा था कि वह किसी खाते पीते और काफ़ी मॉडर्न टाइप घराने की लड़की है। मैंने बहुत मुश्किल से अपने होश काबू किया था, वरना इतनी खूबसूरत कम उम्र और घबराई हुई लड़की इस सुमसाम रोड पर अकेली खड़ी हुई थी। किसी भी मर्द को मिलती तो वह उसे कभी ना छोड़ता।
मेरी नज़र भी बार बार भटक रही थी, उसी के बदन पर जा पड़ती थी। और लड़की परेशान से मेरे करीब आई और बोली, अंकल, मुझे अस्पताल तक जाना है। कितने पैसे लोगे? मैं थोड़ा सा उसके और करीब होने लगा। मैंने गौर से देखा, उसकी बड़ी बड़ी गुलाबी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और रो रही थी। शायद उसका कोई रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती था। मुझे उस लड़की पर दया आई। मैंने उसे कहा, आप बैठ जाओ, पैसे जितने भी हो दे देना। वह मासूम लड़की बहुत परेशान थी, इसलिए मेरी हमदर्दी पर वो तुरंत ही मेरे रिक्शे पर बैठ गई थी। परेशान थी। मैं उसके बताए हुए अस्पताल की तरफ बढ़ने लगा। मैं उस लड़की को बार बार शीशे से देखने लगा। पहली बार मैं किसी सवारी से बात करते हुए नजर नहीं झुका रहा था। वह इतनी खूबसूरत थी, मेरा दिल चाहा उसे देखता रहूं। मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि मुझ जैसे आम मर्द को इतनी हसीन लड़की कभी देखने को भी नहीं मिली थी। आज मौका मिला था तो मैं सब शराफत भूल चुका था। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। मैंने रिक्शे को बड़ी ही कम स्पीड में चलाया था। बीच रास्ते में वह मुझसे कहने लगी, अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत परेशान थी। मेरे पापा एक हफ्ता पहले अस्पताल में एडमिट हुए हैं। फिर रोते हुए बोली, मेरी माँ जिंदा नहीं है। मुझे मेरे पापा की बहुत चिंता होती है, मगर मेरे भाई मुझे कुछ बताते ही नहीं। लेकिन 8 दिन हो गए, मेरे पापा अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे अपने पापा की बहुत चिंता हो रही है, इसलिए आज मैं खुद ही अस्पताल जाना चाहती हूँ और उन्हें देखकर अपने दिल को तसल्ली करना चाहती हूँ। भाइयों से भी नहीं पूछा था, जल्दबाजी में घर से बिना उन्हें कहे निकल आई हूँ। पैसे भी ज्यादा नहीं ला पाए। आपका उधार है, अस्पताल जाते ही चुका दूंगी। वह लड़की शायद बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए मुझे ये सब बातें बताने लगी। वह बहुत मासूम लग रही थी। उसकी आवाज़ बहुत धीमी और नर्म थी। मैं उस लड़की को समझाना चाहता था, उस जैसी खूबसूरत मासूम लड़की को घर से बाहर रात के समय निकलना ही नहीं चाहिए। वह इतनी मासूम और कमअक्ल थी कि अनजान मर्द को सब बता रही थी। उसने न समझी में मुझे ये भी एहसास दिला दिया कि वो अकेली है। बाप भी अस्पताल में पड़ा है और अपने भाई को भी वह बिना बताए आए है। वह अपने आप खुलकर पेश कर रही थी। मैं जो कुछ देर पहले उससे हमदर्दी जाता रहा था, अब उसे देखकर मेरी नीयत खराब होने लगी थी। मेरी पत्नी वैसे भी 4-5 दिन के लिए मायके में थी और मैं घर पर अकेला होता था। अब इतनी हसीन लड़की फ्री में मिल रही थी तो मेरा दिमाग खराब होने लगा था। मेरा दिमाग मुझे उकसा रहा था कि इस लड़की को अपने घर ले जाऊं और जितने मजे ले सकते हो ले लूं। लड़की वैसे भी कमजोर से लग रही थी, मुझे मुकाबला भी नहीं कर सकती थी। अब मेरे अंदर हवास चलने लगी थी। उस लड़की के कपड़ों से आई तेज खुशबू मेरे हवसों पर सवार होने लगी और फिर शैतान मेरे दिमाग पर हावी हो चुका था। मैंने एकदम ही रास्ता बदल दिया। वह लड़की तो रोने में बिजी थी। उसे अंदाजा नहीं हुआ कि मैं उसे कहाँ ले जा रहा हूँ, इसीलिए रास्ते पर मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। शायद वह हॉस्पिटल का रास्ता भी नहीं जानती थी, इसलिए उसने मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया था। मैं अब अपने रिक्शे की रफ्तार बढ़ा रहा था। मुझे जल्द से लड़की को अपने काबू में करना था। वह नादान रास्ता महसूस ही नहीं कर पाई थी कि मैं उसे कहाँ ले जा रहा हूँ। लेकिन जब मैं गली मोहल्ले में पहुंचा तो वह कुछ चौंक सी गई थी। बोली, अंकल, ये आप मुझे कहाँ ले आए? मुझे अस्पताल जाना है। और यहाँ कोई अस्पताल नहीं है, ये तो कोई मोहल्ला है। हॉस्पिटल तो मेन रोड पर है। मुझे अस्पताल का रास्ता तो नहीं पता, लेकिन अस्पताल मैंने देखा है। वह एकदम से होश में आई थी और एकदम बौखला गई थी। बड़ी ही मासूम सी लड़की थी, लेकिन उसे भी अंदाजा हो चुका था कि मैं उसे गलत जगह पर ले आया हूँ। उसकी छठी की उसे खबरदार किया था। मुझे डर था कि कहीं वह गली में शोर न मचा दे तो मेरा भांडा फूट जाता। मेरी इज्जत लोगों में बनी हुई थी। सारे ही लोग मुझ पर विश्वास करते थे और मैंने भी कभी उनका विश्वास नहीं तोड़ा था, क्योंकि मुझे भी अपना काम चलाना होता था। और अगर मैं उनका विश्वास तोड़ देता तो मुझे सवारियां ना मिलती। मैंने झूठ बोलते हुए कहा, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। वह क्या है, मेरा मोबाइल घर पर रह गया है, तो परेशानी से मुझे देखने लगी। तो मैं बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें खैरियत से अस्पताल पहुंचा दूंगा, बल्कि तुम्हारे साथ अस्पताल में रुकना पड़ा तो रुक भी जाऊंगा। तुम अकेली हो तो मैं वापस घर भी तो नहीं जा सकता। मैं बहाने बना रहा था। वह लड़की फिर बहाल हो गई थी। बोली, जी हाँ, मेरे भाई तो जाने कहाँ होंगे। मैं अपने बाबा को देखकर वापस चली जाऊंगी,
फिर मुझे धन्यवाद करती हुई बोली, अच्छा है, आप ही मुझे वापस छोड़ देना, मैं घर जाकर और ज़्यादा पैसे दे दूंगी। वह लड़की मुझे लालच दे रही थी। मैंने सर हिला दिया। मैं उतरा तो वह रिक्शा में जम के बैठी रही। वह मुझे इतना शरीफ समझ रही थी, उसे अंदाजा नहीं था किराया माफ करने वाला मर्द उसकी इज्जत छोड़ने को तैयार नहीं था। मैंने उसे कहा, गली में बैठना ठीक नहीं है, इलाका खतरनाक है। ऐसा ना हो कि मैं कोई तुम्हें नुकसान पहुंचा दे। ऐसा करो, मेरे साथ अंदर चलो। मेरे समझाने पर वह लड़की डर गई थी। जल्दी से उतरकर मेरे साथ अंदर चली गई। गली में उस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने सुकून की सांस लिया और घर के दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी। वह अंदर कमरे में ले जाने लगा। वह लड़की अकेला घर देखकर परेशान हो गई। बोली, मैं यही बाहर ठीक हूँ, आप मोबाइल लेकर आ जाएं। उसकी घबराहट अब बढ़ चुकी थी। मैंने उससे कहा, कमरे में आ जाओ, आंगन में बैठने की कोई जगह नहीं है। लेकिन वह मना करने लगी। लेकिन अब मैं अपनी पर उतर आया था। मैंने उसे बाजू से पकड़ा और जबरदस्ती अंदर ले जाने लगा। वह अपना बाजू मुझसे छुड़ाने लगी थी। उसके शरीर की कपकपाहट मुझे साफ महसूस हो रही थी। मैं तो उसका हाथ पकड़ने के बाद ही पागल हो गया था। ऐसा लगा जैसे वह मोम की बनी हुई कोई सफ़ेद सी गुड़िया है। उसमें बिल्कुल जोर नहीं था कि वह मुझे अपने आप को छुड़ा पाती। उधर से कांप रही थी। मैं खींचते हुए कमरे में ले गया और कमरे का दरवाजा अच्छे से बंद कर दिया। मैंने अब अपनी असलियत छुपाने की कोशिश नहीं किया। उस लड़की को बेड पर पटक कर धक्का देकर गिराया। वह लड़की रोने लगी, मुझे रोकने की कोशिश करने लगी, मगर मेरे ऊपर शैतान सवार हो चुका था। उस लड़की के लाल रंग के कपड़ों में उसकी सफ़ेद दूधिया रंगत और भी चमक रही थी। वह डर से सफ़ेद पड़ गई थी। खुद को छुपाने की कोशिश से करने लगी। डर से कांप रही थी, लेकिन मैं तो उसे शैतानी नज़रों से देख रहा था। वह रोते हुए बोली, अंकल, आपकी भी बहन या बेटी होगी, आपको भगवान का डर नहीं है। मेरी इज्जत से मत खेलो। भगवान के लिए मुझे मेरे बाप के पास अस्पताल पहुंचा दो। वो रोते हुए मुझसे हाथ जोड़ने लगी। मुझे और भी ज़्यादा पैसे देने के लालच करने लगी, लेकिन मेरे कान बंद हो चुके थे। मैंने उसे दबोचकर उसकी आवाज़ बंद कर दी। वह छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन वह कटे परिंदे की तरह मेरी कैद में आ चुकी थी और फड़फड़ाने लगी। मैंने उस पर दया नहीं दिखाई। मैं पागल हो गया था। कुछ देर बाद में उसे दूर हुआ। बाहर रात गहरी हो चुकी थी। उसके घर वालों को खबर नहीं थी कि वह कहाँ गई, क्योंकि वो लड़की मुझे खुद ही बता चुकी थी, इसलिए मैं भी सुकून से था। मेरे घर में भी कोई पूछने वाला नहीं था, ना ही मुझे इस वक्त अपनी पत्नी का डर था। वो लड़की इतनी डरी हुई थी कि उसने ज़्यादा शोर भी नहीं किया। वो बेहोश हो गई तो मैं उसे वही बेड पर छोड़कर बाहर आया और मज़े से खाना खाने लगा। उस दिन मुझे लगा जैसे मेरे अंदर कोई और मर्द आ गया है, जो इंसान नहीं जंगली था। मुझे उस वक्त उस लड़की का रूप दीवाना कर गया था। उस लड़की के साथ सब कुछ करने के बाद भी मेरा ज़मीर नहीं जागा था, बल्कि उस लड़की को मैं जितना देख रहा था उतनी ही मेरे अंदर का शैतान जाग रहा था। मुझे उसकी विनती की कोई परवाह नहीं थी। मैं उस वक्त पाप और पुण्य के चक्कर में उलझ गया था। रात गुजरती जा रही थी और मेरा दिल उस लड़की से भर नहीं रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उस लड़की को हमेशा के लिए अपने पास रख लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था। मैं एक शादीशुदा था और मेरी पत्नी घर आ जाती है तो उस लड़की को इस घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त न करती। इसीलिए मैंने इसी में खैरियत मानी कि अब जो हुआ सो हुआ। अब मैं इस लड़की को वही छोड़ता हूँ जहाँ से मैं लेकर आया था। मैंने उस लड़की को 5 घंटे अपने पास रखा था और फिर सुबह की रोशनी फैलने से पहले मैं उसे लड़की को वापस ले जाने लगा। मगर अचानक उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया और रोते हुए बोली, मुझे अपने घर नहीं जाना। मेरे भाई मुझे मार डालेंगे। सब पूछेंगे कि मैं पूरी रात कहाँ गायब रही, तो सबको क्या जवाब दूंगी। कहने लगी, अगर मेरे बीमार बाप को खबर हो गई तो वह सदमे से ही मर जाएंगे। वह मुझे बद्दुआ देने लगी। कहने लगी, भगवान करे तुम्हारा सुकून बर्बाद हो जाए। मैं तो तुम्हें बड़ा ही शरीफ आदमी समझती थी, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। भगवान तुम्हारे ऊपर ऐसा कहर तोड़े कि तुम्हारी नस्लें तबाह हो जाए। और रोकर पागल हो रही थी। उसकी हालत पहले ही बहुत खराब कर चुका था। उससे बोला भी नहीं जा रहा था, मगर वह फिर भी लाल होते चेहरे से बोल रही थी। मैंने उस पर इतना जुल्म किया था कि उस लड़की को खुद को संभालना मुश्किल हो गया था। मैं भी अब परेशान हो गया था। इस मुश्किल हालात में उस लड़की को कैसे ले जाऊं? लोग देख लेते तो शक करते और मुझे ये भी डर था कि इस लड़की की इसी हालत कोई देख लेता तो मैं फंस सकता था।
क्योंकि वह लड़की बिल्कुल पागल लग रही थी। एक पल के लिए मेरा दिल बेचैन हुआ था। उसकी हालत देखकर मैं अपनी नज़र चुरा गया था। मेरी नज़र में उसका वह चेहरा घूम गया, जब उसका चेहरा एकदम बेधन था और चमक रहा था। मगर एक ही रात में मैंने उसके चेहरे को दाग धार कर दिया था। खैर, मैंने उस लड़की को अपने घर में रखने का सोच लिया। मैं तो और भी खुश हो गया था कि जब तक मेरी पत्नी वापस नहीं आती, मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ और मैं इसे समझा दूंगा कि वह कहीं ये बात ना बताएं, वरना वह भी बर्बाद हो जाएगी। साथ में उसे डरा देता तो वह खामोश हो जाती। वह लड़की थोड़ी थोड़ी बेहोश होने लगी थी। मुझे होश आया कि यह भूखी प्यासी थी। मैंने तो रात को खाना खा लिया था, मगर इस लड़की को कुछ नहीं दिया था। मैंने उसे पानी दिया और जगाने की कोशिश की। इस वक्त मेरे मोबाइल पर किसी का फोन आ गया। मैं डर गया। सुबह होने वाली थी, न जाने इस समय किसकी कॉल थी। मैंने मोबाइल देखा तो कोई अनजान नंबर था। पहले ही मुझे उस लड़की की हालत पर डर लग रहा था, और अभी अनजान नंबर से आई कॉल मुझे और भी डरा रहा था। मैंने कॉल अटेंड की तो आगे मेरी पत्नी का छोटा भाई था। कौन है? वह बोला कि जीजा जी, हमारी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, हम उन्हें अस्पताल लेकर आए हैं। दीदी ने कहा था कि आपको बता दूं, आप जितनी जल्दी हो सके आ जाए। मैंने चिंता जताते हुए अपनी दादी सास की हालत के बारे में पूछा, क्योंकि मेरी पत्नी बेकार में मुझे कभी अपनी माँ के घर नहीं बुलाती थी। वह जानती थी मुझे कमाई के लिए रिक्शा चलाना होता था। मेरे पूछने पर मेरे साले ने मुझे बताया कि हमारी दादी पहले से ही बीमार थी, मगर अब तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि इलाज मुमकिन नहीं रहा। मैं बहुत परेशानी में फंसे हुए सब रिश्तेदार जमा हो गए, इसलिए दीदी ने कहा कि मैं आपको भी बता दूं। मैंने गहरी सांस भरी, शायद इसीलिए मेरी पत्नी बुला रही थी। मैं अपनी ससुराल का सबसे बड़ा दामाद था। ऐसे मौके पर मेरी पत्नी चाहती थी कि मैं अपने ससुराल के साथ रहूं। मैं अपने साले को जल्द आने का बोला और कॉल काट दी। वह लड़की सामने बिस्तर पर लेटी हुई थी और अब बेहोश हो चुकी थी। अब मैं उस लड़की को अकेले घर में छोड़कर नहीं जा सकता था। एक खतरे की बात थी। मैं अब परेशानी से सर पकड़कर बैठ गया था। मुझे चिंता सता रही थी कि अब इस लड़की का क्या करूं। सुबह हो जाती तो घर से निकलना ही मुमकिन न था। मैं चादर में उसे लड़की को लपेटकर छुपाया, उसे रिक्शा में बिठाकर अंधेरे में ही इस रोड की तरफ चला गया जहां से इस लड़की को लाया था। जरूर वहीं आसपास इस लड़की का घर था। पाप करते हुए तो मैं बहुत खुश था, मगर अब मेरे होश उड़े थे। अगर पुलिस की नज़र में आ जाता तो पूरी जिंदगी जेल काटना पड़ती। जैसे तैसे करके मैं उसे रोड पर पहुंचा तो उस समय पर रोड एकदम सुनसान था। आसपास की दुकान भी बंद थी। मैं सोच में डूबा हुआ था कि सुनसान रोड पर अकेला लड़की को छोड़ना खतरे से काम नहीं था। वह खूबसूरत लड़की थी, जो भी उसे देखता उसका ईमान डगमगा जाता। जैसे मैं अपने होश खो बैठा था, मुझे अपने आप से ही शर्मिंदगी होने लगी थी। उस मासूम लड़की की जिंदगी तबाह करते हुए मैंने नहीं सोचा था, मगर अब मैं चिंता में डूबा हुआ था। मेरी कोशिश थी कि वह लड़की होश में आती तो मैं उसको रिक्शा से उतारता, और फिर जल्द ही वह लड़की होश में आई तो मैंने उसे रिक्शा से उतार दिया। वह एक दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। ऐसा लगा जैसे वह अभी गिर जाएगी, लेकिन मैं अब और नहीं रुक सकता था। अपना रिक्शा मोड़कर अपने घर की तरफ बढ़ गया। मैं नहीं जानता था वह लड़की पीछे से अपने घर भी गई थी या उसी रोड पर बैठी रह गई थी। मेरे पास उसकी चिंता करने का समय नहीं था। मैं उसका गुनहगार था। मैं तो खुद पकड़े जाने की डर से छुपा रहा था। घर जाते हुए सारे रास्ते में प्रार्थना करता रहा कि वह लड़की मेरी शक्ल भूल जाए, उसकी याददाश्त इतनी अच्छी ना हो कि कभी सामना होने पर मुझे पहचान ले, वरना मेरे लिए समस्या खड़ी हो जाती। मैं पूरे शहर में जगह जगह सवारी को छोड़ने जाता था। अगर कहीं उस लड़की के सामने आ जाता तो मुझे पहचान लेती और मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाती थी। यह बातें थी जो मुझे उसे लड़की की जिंदगी की तबाह करने से पहले सोचनी चाहिए थी, मगर तब तो मुझ पर शैतान सवार था। घर आया तो सुकून से सो गया। मैं अपनी तरफ से मामला दबा चुका था और सब निशान मिटा चुका था, ताकि इस लड़की के मेरे घर आने की खबर ना हो सके। मैं नहीं जानता था औरत अपनी जिंदगी तबाह करने वाले मर्द की शक्ल हमेशा याद रखती है, और जिस नफरत करती हो उसे तो कभी नहीं भूलती। वह लड़की मुझसे नफरत करती थी। मैंने उसकी मासूमियत को तबाह किया था, वह मुझे कैसे भूल जाती। अगले दिन मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किए और अपने ससुराल पहुंच गया। मेरी पत्नी की दादी आखिरी सांसों पर थी। मेरे पहुंचने से कुछ समय पहले ही वह जिंदगी हार गई।
जब मैं घर पहुंचा तो घर में उदासी फैली हुई थी। अंतिम संस्कार की तैयारी की जाने लगी। कुछ दिन बाद मेरी साले की शादी थी, मगर अब शादी थोड़ा आगे कर दी गई थी। मेरी पत्नी भी अपनी दादी के अंतिम संस्कार के बाद मेरे साथ वापस घर आ गई थी। मैं अपनी पत्नी का गम बांटने और घर संभालने में बिजी हो गया। मेरे दिमाग से उस लड़की का ख्याल बिल्कुल निकल गया। उस लड़की के साथ में गलत व्यवहार करने के बाद मैं फिर से वैसे ही शरीफ मर्द बन गया। लोगों के सामने मैं अपने चेहरे पर मास्क चढ़ा रखा था। लोगों के सामने अभी भी मैं नजरें झुकाकर तमीज से बात करने वाला मर्द था। कोई नहीं जानता था कि मैं एक कम उम्र और मासूम लड़की की जिंदगी की नरक बना चुका था। एक दिन मेरे रिक्शे पर कुछ औरतें सवार हुई। उन्हें उनकी जगह पहुंचाने के लिए मैं जिस रोड पर गया, ये वही रोड था जहां मुझे लड़की मिली थी। उस जगह पर जाते ही मुझे उस लड़की का ख्याल आया तो मेरे पसीने छूट गए। मुझे उस लड़की की विनती और आंसू याद आने लगे। उसे लड़की से कभी सामना हो जाता तो मैं खुद को कैसे बचाता। और औरतों ने मुझे एक गली का पता बताया। पहली बार मुझे औरतों को उनकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सका। मुझे डर था उस लड़की का घर भी वही कहीं होगा और वह मुझे देख न ले। मैंने औरतों को रोड पर ही उतार दिया। बहाने बनाने लगा कि मेरी रिक्शा की टायर खराब है और अंदर गली बहुत ही खराब है, अंदर तक नहीं जा पाएगा। वो औरतें मुझे बुरा भला कहते हुए आधा किराया देकर वहां से चली गई। मैंने रिक्शा वापस घर की तरफ भगाया। मुझे हैरत हो रही थी, मैंने इतनी बेशर्मी से लड़की पर जुल्म कर चुका था। उसकी विनती, उसके आंसुओं ने मुझ पर कोई भी असर नहीं किया था और उस लड़की को यूं रोड पर छोड़ते हुए भी मुझे शर्म नहीं आई। इस हादसे को 1 महीना गुजरा था। अब मुझे कुछ डर सवार होने लगा था। बस रोड के करीब जाते हुए घबराने लगा था कि कहीं वह लड़की मुझे दोबारा ना नजर आ जाए। गलियों में दाखिल होते हुए भी मुझे ऐसे ही लगने लगता कि कहीं वह लड़की मेरे सामने आकर खड़ी ना हो जाए। मुझे मेरी पत्नी सवाल करती, इतना परेशान क्यों रहते हो? कहने लगी, तुम घर को समय नहीं दे पाते, हमारे बच्चे भी तुम्हें बहुत मिस करते हैं। तुम कहाँ कहाँ दिन भर फिरते रहते हो और जब घर पर होते हो तब भी पता नहीं कहाँ खोए रहते हो। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब देता? बात बदल देता, कभी बहाने बनाने लगता तो उसे लड़की की बातें याद आने लगती कि क्या तुम्हारी कोई बेटी या बहन नहीं है। मैं परेशान रहने लगा था। मेरे अंदर का ज़मीर मुझे चैन लेने नहीं देता था। इस बात को 5 महीने गुजर चुके थे, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं आता था। मेरे साले की शादी 3 महीने बाद की तय कर दी गई थी। शादी के करीब में कुछ सामान लेने बाजार गया तो वहां मेरा सामना इस लड़की से हुआ। वह लड़की किसी औरत के साथ थी। उस लड़की ने आज चादर डाल रखी थी, पहले से बहुत बदली लग रही थी। उसका दमकता हुआ सफेद रंग का पीला पड़ चुका था। मैं उस लड़की को देखकर घबरा गया था। मैं चेहरा छुपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह लड़की मुझे देख चुकी थी। मेरे करीब मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन भाग नहीं पा रहा था। मैं खुद को मुश्किल से नॉर्मल करके खड़ा रहा। मैंने सोचा, अगर वह सवाल करेगी तो मैं मुकर जाऊंगा। मगर उस लड़की ने मेरे पास आकर जो जवाब मुझे दिया, मैं दंग रह गया था। वह कहने लगी, उस रात में भूल नहीं पाई। पहले मुझे तुम पर गुस्सा था, लेकिन फिर मैं उस रात को सोचती रही। मुझे तुम पर कोई गुस्सा नहीं। मैं दोबारा तुम्हारे साथ रात को गुजारना चाहती हूँ। इस बार भी मुझे कोई एतराज नहीं, मैं दिल से राजी हूँ। अब मैं हक्का बक्का उस लड़की को देख रहा था। वह मासूम नाजुक सी लड़की इतनी बेबाक और बेशर्म कैसे हो गई थी कि खुद ही अपने मुंह से मेरे साथ रात बिताने की बात कर रही थी। मेरे तो पसीने छूट गए थे। वह लड़की कहने लगी, मुझे अपने साथ ले जाओ। मुझे भी अब तुम्हारे साथ रहने की तलब होने लगी है। मैं भी अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने कहा, वह औरत कौन है जो तुम्हारे साथ आई है? वह औरत को देखकर बोली, हमारे घर पर काम करने वाली मासी है। मैं उसे बहाना बना दूंगी, हम 1-2 घंटे के लिए कहीं चलते हैं। मैं तो हैरान रह गया था, लेकिन फिर मैं भी मान गया। मेरा दिल धड़कने लगा था। यह एहसास मुझे मेरे जज्बातों को जगा रहा था कि वो हसीन लड़की मुझे मासूमियत को याद कराती रही थी। मेरी सोच समझ सब बंद हो चुकी थी कि आखिर गड़बड़ कहाँ पर है। उस लड़की के साथ मैंने इतना गलत व्यवहार किया और अब वह मेरे साथ में दोबारा रात क्यों बिताना चाहती थी? मैं सारी समझ बूझ खो चुका था। मैं बस ये सोचकर खुश हो रहा था कि वह लड़की आज रात खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ जाना चाहती थी। वह लड़की मेरे पास से चली गई और औरत को कुछ समझाने लगी। फिर वह मेरे साथ चल पड़ी। मैं उस लड़की को एक छोटे से होटल लेकर आ गया।
कमरा बुक करवा कर 1 घंटा उस लड़की के साथ गुजारा। इस बार उस लड़की ने मुझे बिल्कुल भी नहीं रोका था, बल्कि उसने भरपूर मेरा साथ दिया था। मैं हैरान हो रहा था, कहाँ वो डरी सहमी मासूम सी लड़की और कहाँ ये खुद मेरे सामने अपना आप पेश करने वाली कॉन्फिडेंस से भरी लड़की। लगता था कि 2 अलग अलग लड़कियां मुझे मिली थी। उस लड़की के साथ 1 घंटा गुजारकर मैं उस होटल से निकला तो बाहर निकलते ही उसे कहा, अगर फिर कभी मिलना हो तो मुझे बुला लेना। मैंने उसे अपना नंबर देना चाहा तो वह फौरन से बोली, नहीं, अब नहीं मिलना, क्योंकि मुझे नहीं पता अब मैं जिंदा भी रहूंगी या नहीं। मैं उसकी इस बात पर चौंक गया। तब उस लड़की ने मुझे मुस्कुरा कर बताया कि 2 महीने पहले ही मुझे पता चला है कि मुझे एड्स की बीमारी है और डॉक्टर ने कहा है कि मैं ज़्यादा दिन बच नहीं पाऊंगी। मैं उस लड़की की बात सुनकर बुरी तरह घबरा गया था। मैं एक एड्स की मरीज लड़की के साथ संबंध बना चुका था। मेरे तो होश उड़ गए थे। वह बोली, तुम जैसे घटिया मर्द की वजह से मैं अपने घर से निकाली गई थी कि अब कोई मुझे देखना भी पसंद नहीं करता। मेरा बाप तो इसी सदमे से मर गया था। मेरे भाइयों ने भी मुझे छोड़ दिया। मेरा कोई ठिकाना नहीं था। सड़कों पर घूमती तो तुम जैसे दरिंदे जबरदस्ती मुझे नोच डालते। इसीलिए मैं कोठे पर चली गई। जब यही सब करना था तो अपनी मर्जी से करूंगी, यही सोचकर मैंने कोठे को चुना था। कोठे के अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। वह हर रात एक नए मर्द से मेरा पाला पड़ता था। अब जिंदगी जीने की कोई उमंग नहीं थी, बस उसे काट रही थी। जैसे तैसे जिंदगी को गुजार रही थी। कुछ दिनों से बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर के पास गई तो पता चला मुझे ऐड हो चुका है। मुझे सुनकर कोई दुख नहीं हुआ था, क्योंकि मैं खुद ही जिंदगी जीना नहीं चाहती थी। लेकिन एक दुख जरूर था कि मैं तुमसे बदला नहीं ले पाई। मैं कमजोर सी लड़की थी, कैसे तुमसे बदला ले पाती। लेकिन भगवान ने मुझे ये बीमारी देकर मुझे ताकत दी थी। तुमसे बदला लेने का मुझे हथियार मिला था। मैंने तो भगवान का धन्यवाद किया था कि उसने मुझे बीमारी दे दी। मैं तुम्हें तलाश करती रही। मैं कमजोर सी लड़की थी, बदला नहीं ले सकती थी, मगर मैंने ठान लिया था कि अपनी बीमारी तुम्हें भी दूंगी। मेरी जिंदगी जल्द ही खत्म हो जाएगी। अब तुम्हारी बारी है सिसक सिसक कर मरना और सोचना कि तुमने एक लड़की की जिंदगी तबाह की थी। लड़की अपने साथ किए गए जुर्म को माफ नहीं करती। वह लड़की मुझे अंधे कुएं में धकेल कर चली गई थी और मैं अपनी जगह खड़ा रह गया था। मैं जवान मर्द था, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, सेहतमंद और ठीक ठाक था। जिंदगी का वैसे तो कोई भरोसा नहीं होता, मगर अब तो जानता हूँ कि ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। दिन ब दिन बिगड़ती हालत मुझे मेरी मौत के करीब ले जा रही थी और मैं अपने किए गए पाप पर अकेला रोता रहता हूँ। मैंने अपनी पत्नी के करीब भी जाना छोड़ दिया, क्योंकि मैं अपनी बीमारी उसे नहीं देना चाहता। मैं रोज रोज तड़प तड़प कर मौत की भीख मांगता उस लड़की से, लेकिन माफ़ी कैसे मांगूं? शायद वो लड़की अब मर चुकी होगी। मेरी पत्नी को जब पता चला कि मुझे एड्स है तो वह मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई और अपने बच्चे भी साथ ले गई। आज मैं एक सरकारी अस्पताल की एक कमरे में पड़ा अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ले रहा हूँ और भगवान से दुआ करता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द मौत आ जाए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलती हूँ एक नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।